चलिए, अभी जो भी नए कैंडिडेट्स जुड़े हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास अब स्टार्ट करेंगे हम। हमने कंप्लीट कर लिया था सेक्शन 1 ऑफ सीपीसी एंड सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी। ठीक है, सेक्शन 2 में हमने 2 डिग्री कंप्लीट कर ली थी हमारी। तो डिग्री में हमने देख लिया था कि डिग्री कितने टाइप की होती है, डिग्री क्या होती है। ठीक है, डिग्री के साथ हमें पढ़ना था ऑर्डर और रूल। तो याद करने का तरीका भी देखा था हमने कि कैसे याद रखना है। तो कोरिलेट करके याद रखना है, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ना है और उस तरीके से याद करते जाना है। जैसे डिग्री डिफाइंड है 2 में, डिग्री के साथ पढ़ना है ऑर्डर प्लस रूल। तो 2 डिग्री, 214 ऑर्डर और 2 आपका 18 सॉरी 218 में क्या था, रूल। 214 और 218 इस तरीके से याद करना है। तो हम भी पहले 2 डिग्री के साथ क्या देख लेंगे, ऑर्डर, क्योंकि हमने डिग्री की डेफिनेशन पढ़ ली थी। तो अब हम देख लेंगे ऑर्डर क्या होता है। तो 2 के बाद हम देखेंगे 214। 214 में डिफाइंड किया गया है ऑर्डर, आदेश। 214 में जो शब्द परिभाषित है वो है आदेश। तो आदेश से सिविल न्यायालय की किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो डिक्री नहीं है। ये बैरेक्ट में परिभाषा दी गई है। क्या कहा गया है, ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। तो इन्होंने बिल्कुल सिंपली तरीके से हमें बता दिया कि जो भी कुछ हम डिक्री में पढ़ चुके हैं, डिक्री की डेफिनेशन में हमने जो भी कुछ पढ़ लिया है, तो जो जो चीजें डिक्री है उनको छोड़ करके जितने भी डिसीजंस, जितने भी न्याय निर्णयन न्यायालय द्वारा दिए जाएंगे, वो सारे न्याय निर्णयन ऑर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिक्री की डेफिनेशन में बहुत क्लियर हो गया था कि डिक्री क्या होगी। हमने तभी देख लिया था कि जो एडजुडिकेशन है, एडजुडिकेशन मीन्स न्याय निर्णयन न्यायालय का दो तरीके से ही होता है, या तो डिक्री या तो आदेश। दो ही न्याय निर्णयन होते हैं। तो डिक्री की परिभाषा में डिक्री क्या होगी, डिक्री के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, वो हम देख ही चुके हैं। तो अब ऑर्डर क्या होंगे, तो जो भी चीज को हम डिक्री नहीं मान रहे हैं, जो भी चीज डिक्री के अंतर्गत शामिल नहीं हो रही है, वो ऑर्डर होगी। सिंपल। ऑर्डर भी क्या होता है, तो ये भी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ कोर्ट होता है। इसमें क्या लिखा है, इसमें भी यही सेम वर्डिंग्स यूज की गई हैं। सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति। डिक्री में भी प्रारूपिक अभिव्यक्ति थी, ऑर्डर में भी प्रारूपिक अभिव्यक्ति है। क्यों? क्योंकि चाहे न्यायालय कोई डिक्री पास करे, चाहे न्यायालय कोई आदेश या ऑर्डर पास करे, उसको एक फॉर्मल एक्सप्रेशन तो देना ही होता है। फॉर्मल एक्सप्रेशन वही ऑर्डर्स में बताया हुआ दिया होता है कि किस तरीके से न्यायालय को फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए आदेश देना है। कोई भी आदेश देना है तो हर आदेश को जारी करने का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, एक प्रारूप होता है, एक कागज होता है, उस पर एक प्रिस्क्राइब्ड प्रारूप होता है हर ऑर्डर का। सेट असाइड करने का ऑर्डर है तो सेट असाइड करने का प्रारूप अलग होगा किसी फॉर्मेट में, फॉर्म में, है ना। अपील करना है तो अपील करने के लिए एक अलग होगा। मतलब ऑर्डर जो भी पास करेगी कोर्ट, अपील तो सॉरी पार्टीज करती हैं, कोर्ट जिसे ऑर्डर, जिसे स्टे ऑर्डर देना है कोर्ट को, तो स्टे ऑर्डर भी देना है तो स्टे ऑर्डर का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा। तो वो होता है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आदेश देना फॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया, प्रारूपिक अभिव्यक्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ऑर्डर में, बस इतना याद रखना है कि ऐसा हर न्यायालय का डिसीजन जो डिक्री नहीं है वो ऑर्डर है। सिंपल। 214 अगर आपसे पूछेंगे तो वो सिर्फ पूछेंगे कि ऑर्डर को कहाँ परिभाषित किया गया है 214 में, और ज्यादा अंदर से कुछ नहीं पूछेंगे। अब ऑर्डर्स जैसे हमने डिक्री में देखा था कि एक ही वाद में कितनी डिक्री पारित की जा सकती है, तो हमने वो केस देखा था शंकर वर्सेस चंद्रकांत था, क्या था उसमें, क्या कह दिया था फाइनली कि एक ही वाद में एक से ज्यादा डिग्री हो सकती है ना। जनरल रूल क्या है कि एक बाद में एक ही डिग्री होगी, एक ही प्रिलिमिनरी डिग्री होगी। लेकिन ये जो केस आया था इसमें कह दिया था कि अगर जरूरत है, ऐसा लगता है, सर्कमस्टेंसेस देख करके, केस के फैक्ट्स देख करके ऐसा लगता है कि एक से ज्यादा डिग्री की जरूरत है, तो ऐसे
सर्कमस्टेंशियल केसेस में एक से ज्यादा डिग्री भी पास हो सकती है। ये अपवाद टाइप का हो गया है ना, कि जनरल रूल तो ये है कि एक केस में एक ही डिग्री पास होगी, लेकिन अपवाद है कि अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि जरूरत है तो एक से ज्यादा डिग्री भी पास हो सकती है, प्रिलिमिनरी भी, फाइनल भी। अब ऑर्डर, तो ऑर्डर का जनरल रूल तो यही है कि एक केस में हजारों ऑर्डर पास हो सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई सूट फाइल होता है, वाद फाइल होता है, तो बिना ऑर्डर्स के तो काम चलता ही नहीं है। हर प्रोसीडिंग में एक ऑर्डर पास हो जाता है। न्यायालय में जितनी प्रक्रिया चलती है, हर स्टेज पे कोई ना कोई ऑर्डर पास होते हैं। पता चल दो दो तीन तीन ऑर्डर एक साथ पास हो गए, ठीक है। तो ऑर्डर एक सूट में कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर। अब ऑर्डर के साथ हम देख लेते हैं रूल 218 218 में क्या बताया गया है, नियम, रूल्स। नियम से पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट अथवा धारा 122 या धारा 125 के अधीन निर्मित नियम और प्रारूप अभिप्रेत हैं। रूल मीन्स rule and forms contained in first schedule or made under section 122 और 125। तो इन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि रूल्स से हमारा क्या मतलब है। जो पहली अनुसूची में बताए हैं, विनिर्दिष्ट किए हैं, वो है रूल्स। 122 में रूल मेकिंग पावर बताई गई है, वहां पे जो नियम बन रहे हैं वो है रूल। और 125 में भी रूल मेकिंग पावर बताई गई है, तो वो भी रूल्स है। जहां जहां जिन जिन सेक्शंस में रूल मेकिंग पावर की बात की गई है, तो उन सेक्शंस के अंदर नियम बन रहे हैं, वो नियम है। और शेड्यूल फर्स्ट पहली से अनुसूची में बताए गए नियम है, तो वो नियम है। बस सिंपल। तो यहां से इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपको हेडिंग, अंदर से कुछ नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे रूल को कहाँ डिफाइंड किया गया है, 218 में। ऑर्डर को कहाँ डिफाइंड किया गया है, 214 में। और डिग्री 22 में। तो डिग्री से इंपॉर्टेंट है। डिग्री से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा हो वो यूट्यूब पे जाकर देख ले कि क्या क्या इंपॉर्टेंट वहां से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। अब आ जाइए 2-3 पे, डिग्री होल्डर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 3, डिग्री होल्डर, डिग्रीदार। तो इसके साथ क्या पढ़ना है हमें, डिग्री होल्डर के साथ पढ़ना है जजमेंट डेटर, निर्णीत ऋणी। एक होता है, दो पार्टीज होती हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। जब ये हारते और जीतते हैं तो जीतने वाला कहला जाता है डिग्रीदार और हारने वाला कहला जाता है निर्णीत ऋणी। जीतने वाली पार्टी डिग्री होल्डर, हारने वाली पार्टी जजमेंट डेटर। ये तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। अब देखते हैं इसमें डायरेक्ट में लैंग्वेज क्या लिखी है। डिक्रीदार से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है। इसमें भी वही बात लिखी है। डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made। ऐसा पक्षकार को हम डिक्री होल्डर कहेंगे जिस पक्षकार के फेवर में, जिस पक्षकार के पक्ष में डिक्री पारित की गई है, या फिर कोई ऐसा आदेश न्यायालय ने पारित किया है जो कैसा है, एग्जीक्यूटेबल है। मतलब आदेश पारित होते हैं तो उस आदेश का क्या होना है, एग्जीक्यूशन होना है। जो भी आदेश पारित किया तो वो एग्जीक्यूशन होने लायक आदेश पारित किया है, तो वही जीतने वाली पार्टी। जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई है वो कौन है, विनिंग पार्टी, जीत गई है वो पार्टी, को उसको हम बोलते हैं डिक्री होल्डर। अब है जजमेंट डेटर, इसका जस्ट उल्टा। निर्णीत ऋणी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य कोई आदेश किया गया है। वहां पे फेवर में पारित हो रही थी और यहाँ पे क्या, अगेंस्ट में, विरुद्ध। मतलब हमारे फेवर में डिसीजन नहीं आया, तो ऐसा पक्षकार जिसके विरुद्ध, जिसके अगेंस्ट डिक्री पारित की गई है वो हो गया जजमेंट डेटर, निर्णीत ऋणी, हारने वाली पार्टी। सिंपल, अपोजिट है बस। जिसके फेवर में है वो जजमेंट होल्डर और जिसके अगेंस्ट में है वो जजमेंट डेटर। याद रखना है, इसकी हेडिंग से याद रखना है आपको। हेडिंग से क्वेश्चन आता है प्री में कि डिक्री होल्डर को कहाँ डिफाइन किया गया है और जजमेंट डेटर को कहाँ डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद 4, 5, 6 इनकी सिर्फ हेडिंग याद रखना है। अंदर से कभी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं बना, ना बनेगा, लेकिन फिर भी हम क्लास कंटिन्यू करें तो एक बार रीड जरूर कर लेंगे।
2-4 में दिया है डिस्ट्रिक्ट, जिला। यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रिक्ट मीन्स द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल jurisdiction, hereinafter called a district court, and includes the local limits of the ordinary original civil jurisdiction of a high court. जिला से आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की, जिसे इसमें इसके पश्चात जिला न्यायालय कहा गया है, अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं आती हैं। सीधी सी बात है, डिस्ट्रिक्ट या जिला से इनका मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पहले इन्होंने कह दिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके अंतर्गत आने वाली उसकी अधिकारिता, अधिकारिता मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके अंतर्गत कितने क्षेत्र आ रहे हैं, वो कितने क्षेत्र तक के मामले सुन सकता है, उसकी अधिकारिता कितनी है, पिक्यूनरी भी हो सकती है, टेरिटोरियल भी हो सकती है। ठीक है, जब कभी भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की बात कहीं कहीं जाती है तो जुरिस्डिक्शन में दो चीजें कवर होती हैं, एक तो उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार संबंधित अधिकारिता कहां कहां तक फैली है, और दूसरा पिक्यूनरी धन संबंधी अधिकारिता, कितने तक के मैटर्स न्यायालय सुन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट का मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसके अंतर्गत वो सारा लिमिट, लोकल लिमिट्स आएंगी जो उसकी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आती हैं। और हाई कोर्ट्स में कौन सा बता रहे हैं ये, उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं आती हैं। तो हाई कोर्ट जब सिविल मैटर्स सुनेगा तो वो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कवर करेगा, नॉट क्रिमिनल मैटर्स, स्पष्ट लिखा है सिविल अधिकारिता। ठीक है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2-4 में। इससे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, छोड़ भी सकते हो आप लोग। अब आ जाइए 2-5 फॉरेन कोर्ट, विदेशी न्यायालय, और 6 में दिया है फॉरेन जजमेंट, विदेशी निर्णय। तो बस याद रखना है फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट, 5-6 ऐसे याद रख लेना है। क्या है फॉरेन कोर्ट? मींस अ कोर्ट situated outside India and not established or continued by the authority of the central government. विदेशी न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के बाहर स्थित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से ना तो स्थापित किया गया है और ना चालू रखा गया है। ठीक है, तो जितने भी कोर्ट जो भारत के क्षेत्राधिकार के बाहर स्थापित है वो क्या है, फॉरेन कोर्ट है। आउटसाइड इंडिया एस्टेब्लिश्ड है मतलब इंडिया में नहीं है, अमेरिका में है, आपके जापान में है, जर्मनी में है। तो जो इंडिया की टेरिटरी के बाहर स्थापित कोर्ट है वो फॉरेन कोर्ट है। या ऐसे कोर्ट जो बाहर तो है लेकिन उनकी स्थापना सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं की है तो वो भी फॉरेन कोर्ट है। हो सकता है कभी कभी कुछ कोर्ट्स ऐसे होते हो जो बाहर होते हो लेकिन जिनकी स्थापना किसने की गई होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, तो वो शायद में भी हमारे यहाँ की कोर्ट माने जाते होंगे। इसलिए तो इन्होंने स्पेसिफिक ये वर्ड्स इंक्लूड किया है इसमें कि केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से ना तो स्थापित किया गया है और ना चालू रखा गया है। इसका अगर अपोजिट मीनिंग निकाले तो क्या निकलता है कि यदि केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित होता तो वो फॉरेन कोर्ट नहीं होता। तो फॉरेन कोर्ट वही होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाहर स्थापित ना किया गया हो। अगर बाहर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्थापित किया गया है तो फिर वो फॉरेन कोर्ट की कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, अब है फॉरेन जजमेंट। सिंपल, तो भाई जो ऊपर फॉरेन कोर्ट पड़े हैं ये कोर्ट्स जो जजमेंट देंगे वो फॉरेन जजमेंट हो जाएंगे। फॉरेन जजमेंट मीन्स द जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट। विदेशी निर्णय से किसी विदेशी न्यायालय का निर्णय अभिप्रेत है। सिंपल, तो ऐसे हर न्यायालय जो भारत की अधिकारिता के बाहर स्थापित है और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्थापित नहीं किया गया वो फॉरेन कोर्ट है, और ऐसे कोर्ट जो निर्णय देते हैं वो विदेशी निर्णय है। ये आपका 5 और 6 हो गई। अब है 7, 15 और 17। 7 में था गवर्नमेंट प्लीडर, सरकारी प्लीडर, 15 में था प्लीडर और 17 में था लोक अधिकारी, पब्लिक ऑफिसर। इन तीनों को हमने कोरिलेट किया था, है ना। तो 2-7 में देख लेते हैं हम पहले गवर्नमेंट प्लीडर। सरकारी प्लीडर क्या है? सरकारी प्लीडर के अंतर्गत ऐसा कोई अधिकारी आता है
जो सरकारी प्लीडर पर इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अधिरोपित कृत्यों का या उनमें से किन्हीं का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, और ऐसा कोई प्लीडर भी आता है जो सरकारी प्लीडर के निर्देशों के अधीन कार्य करता है। दो चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। पहला, गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड्स एनी ऑफिसर appointed by the state government to perform all or any of the functions expressly imposed by this code on the government pleader, and also any pleader acting under the direction of the government pleader. तो पहला तो इसने बोल दिया सीधा सीधा ऐसा ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, ठीक है, ऐसा ऑफिसर जिसे राज्य सरकार ने गवर्नमेंट लीडर के कार्य को करने के लिए ही अपॉइंट किया है, तो वो गवर्नमेंट लीडर है, सरकारी प्लीडर, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, क्यों? टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस एक्सप्रेसली इम्पोज्ड बाय दिस कोड। इस कोड में, सिविल प्रक्रिया संहिता में जो गवर्नमेंट प्लीडर के कर्तव्य बताए गए हैं, उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने जिस अधिकारी को अपॉइंट किया है वो कौन कहलाएगा? गवर्नमेंट प्लीडर कहलाएगा, पहला। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? एंड ऑल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्लीडर। अब गवर्नमेंट प्लीडर के अंदर कोई पर्सन है और वो गवर्नमेंट प्लीडर के डायरेक्शन पे अगर काम कर रहा है तो उसको भी हम गवर्नमेंट प्लीडर मानेंगे। मतलब एक ऑफिसर अपॉइंटेड है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, वो तो गवर्नमेंट प्लीडर है ही, और अगर वो गवर्नमेंट प्लीडर किसी को अपने डायरेक्शन के अनुसार काम करने को आदेश देगा कि आपको ऐसा काम करना है, तो तब वो भी क्या माना जाएगा? गवर्नमेंट प्लीडर माना जाएगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? ऐसा कोई प्लीडर भी आता है जो सरकारी प्लीडर के निर्देशों के अधीन कार्य करता है। तो कोई और वकील है जिसको गवर्नमेंट प्लीडर ने कहा कि यार इतना काम ये वाला जो है ये तुम कर दो, तो उसके डायरेक्शन पे, गवर्नमेंट प्लीडर के डायरेक्शन पे कोई और अन्य प्लीडर काम कर रहा है, तो वो भी उस काम के पर्पस से क्या मान लिया जाएगा? गवर्नमेंट प्लीडर मान लिया जाएगा, ठीक। अब है सिंपल प्लीडर, कि गवर्नमेंट प्लीडर के अंडर डायरेक्शन में कोई प्लीडर है, तो अब प्लीडर भी तो पता होना चाहिए कि प्लीडर होता क्या है। तो प्लीडर को डिफाइन किया गया है 215 में, इसलिए हम इसके साथ पढ़ेंगे 215। तो देखिए क्या है प्लीडर से मतलब। प्लीडर से न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपसंजात होने और अभिवचन करने का हकदार कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत अधिवक्ता, वकील और किसी उच्च न्यायालय का अटॉर्नी आता है। नॉर्मल वकील मतलब प्लीडर। हम और आप AIB का एग्जाम क्लियर कर दिए, हमें सर्टिफिकेट मिल गया कि हम प्रैक्टिस कर सकते, तो हम और आप क्या है? वकील हैं। इसी को इस टर्मिनोलॉजी में प्लीडर कहा गया है। एक्चुअली क्या है, ये एक्ट्स को है ना पुराने वाले 1908 है ना, IPC हमारी 1860 की, तो ये कब के एक्ट्स हैं? ब्रिटिश काल के एक्ट्स हैं। तो उस समय ये वर्ड्स यूज किए जाते थे, प्लीडर वगैरह। अब आज एडवोकेट वर्ड यूज करने लगे, तो इसलिए इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई प्लीडर कौन कहलाएगा। तो प्लीडर मींस एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट। दूसरों के लिए जो प्लीड कर सके कोर्ट में, दूसरों के लिए आप क्या कर रहे हो? उपसंजात हो रहे हो, और अन्य व्यक्तियों के लिए आप अभिवचन कर रहे हो। तो वकील करता क्या है? हम क्या करते हैं? दूसरे का केस तो लड़ते हैं ना, तो यही प्लीडर है। एंड इंक्लूड्स, अब इसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हो सकती थी, सिनोनिम्स, वो सारे इंक्लूड कर दिए। एडवोकेट हो तो प्लीडर हो, वकील हो तो प्लीडर हो, हाई कोर्ट के अटॉर्नी हो तो भी क्या हो? प्लीडर हो, क्योंकि इन सब का काम है क्या? दूसरों के लिए प्लीड करना। तो सिंपल। तो गवर्नमेंट प्लीडर 7 और 15 में क्या हो गया? प्लीडर। अब है इसके साथ पब्लिक ऑफिसर। तो पब्लिक ऑफिसर है 217 में। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को याद करने हैं सारे, कि गवर्नमेंट प्लीडर के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। लोक अधिकारी, यहाँ पर दिया है लोक अधिकारी, और IPC में क्या पढ़ते हैं? 221 में वहां पर भी है पब्लिक सर्वेंट। याद रखना, यहीं पर अपने बैरेक्ट में लिख लो IPC 21। IPC की सेक्शन 21 में क्या बताया गया है? पब्लिक सर्वेंट।
यहाँ पर पढ़ते हैं लोक अधिकारी, वहां पर पढ़ते हैं पब्लिक सर्वेंट। वहां पे 12 कैटेगरी हैं। यहाँ देखते हैं, लोक अधिकारी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी वर्णन के अधीन आता है। मतलब इन्होंने बता दिया कि इतने लोग जो हैं ये क्या माने जाएंगे, पब्लिक ऑफिसर माने जाएंगे। पहला, एवरी जज, हर न्यायाधीश, जितने भी न्यायाधीश हैं वो कौन है, पब्लिक ऑफिसर हैं। एवरी मेंबर ऑफ एंड ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा का हर सदस्य, अखिल भारतीय सेवा जब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे आप लोग, तो उसका हर मेंबर कौन कहलाएगा, पब्लिक ऑफिसर कहलाएगा। एवरी कमीशन और गजेटेड ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स ऑफ द यूनियन व्हाइल सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट, मतलब जितनी भी हमारी तीनों प्रकार की सेनाएं हैं, उन सेना में जो गजेटेड और कमीशन्ड ऑफिसर हैं, जो कमिश्नर के पद पे है या गजेटेड पद पे, गजेटेड मतलब जैसे द्वितीय सेकंड रैंक तक, सेकंड रैंक तक के, सेकंड ग्रेड तक के है ना, गजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। तो वो उस रैंक तक के जितने भी गजेटेड अधिकारी हैं वो कौन कहलाएंगे, पब्लिक ऑफिसर कहलाएंगे, लोक अधिकारी कहलाएंगे। तो गजेटेड ऑफिसर से नीचे की रैंक के नहीं आएंगे, ये याद रखना, इसलिए उसने स्पेसिफिक लिखा है। कब तक है वो पब्लिक ऑफिसर, जब तक वो गवर्नमेंट में सर्विस दे रहे हैं अपने, नीचे लिखा है व्हाइल सर्विंग अंडर गवर्नमेंट, जब वह सरकार के अधीन सेवा करता रहे, जब तक वो सेवा करता रहे तब तक वो पब्लिक अधिकारी है। ठीक है, अब है एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्यायालय का हर अधिकारी कौन कहलाएगा, पब्लिक ऑफिसर कहलाएगा। जो क्या क्या कर रहा है एक बार अंदर पढ़ लेते हैं। न्यायालय का हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे, रखे या किसी संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति का व्ययन करे। मतलब यहाँ पे जितने भी वो जो कोर्ट में नीचे भी बैठे रहते हैं, क्लर्क बाबू, ये सारे आ गए, स्टेनोग्राफर वगैरह। रिपोर्ट कौन तैयार करता है, जज के बाजू में स्टेनोग्राफर बैठे रहते हैं, वो बोलते जाते हैं, तैयार करते जाते हैं। ये सारे लोग पब्लिक ऑफिसर कहलाएंगे, न्यायालय में हर मेंबर काम करने वाला। या किसी न्यायिक आदेश का निष्पादन करे, एग्जीक्यूशन ऑफिसर, न्यायालय ने कोई ऑर्डर निकाला, उसका एग्जीक्यूशन कराने वाले ऑफिसर अलग होते हैं, वो भी कौन है, पब्लिक सर्वेंट है। या कोई शपथ ग्रहण कराए, ओथ ऑफिसर है ना, ओथ कमिश्नर बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे सीपीसी में। फिर है या निर्वचन करे या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे, और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया जाए। तो न्यायालय से जुड़े जितने भी पद में लोग हैं वो सब कौन है, पब्लिक ऑफिसर। ठीक, अब है ई वाला पॉइंट, हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त है। Every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement, मतलब पुलिस ऑफिसर्स, इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रहा है, पुलिस ऑफिसर्स। क्यों, ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जिसको क्या पावर मिला है कि आप किसी व्यक्ति को कस्टडी में रख सकते हो, कन्फाइनमेंट में रख सकते हो, तो वो कौन रख सकता है, पुलिस ऑफिसर्स ही रख सकते हैं। उसके अलावा भी कभी कभी कुछ पद ऐसे होते हैं जिनको मजिस्ट्रेट के पावर दे दिए जाते हैं, तो वो भी ऑर्डर्स निकाल देते। तो ऐसे हर पर्सन, ऐसा हर व्यक्ति, ठीक है ना, जिसको कन्फाइनमेंट में रखने का पावर मिल गया, वो कौन कहलाएगा, पब्लिक ऑफिसर। इनडायरेक्टली पुलिस ऑफिसर की बात कर रही है। फिर है